नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। 13 चीज़ें जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग, मन से ताकतवर मजबूत लोग नहीं करते हैं। उसमें से पहली चीज़ हमने कवर कर लिया है। कुछ याद है पहला चीज़ क्या है? बहुत पहले कवर किया था, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग बहुत करते हैं वो चीज़ क्योंकि हम लोग मेंटली वीक हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग अपना टाइम खर्च करते हैं फीलिंग सॉरी फॉर आवर सेल्व्स। हमसे अगर कोई गलती हो गई तो उसमें हम लोग बैठ करके सॉरी फील करते हैं। देखिए, अगर मैंने आपके साथ कोई गलती की, मैंने आपको बेइज्जत किया, लड़ाई किया और मुझे लगता है कि मैंने गलती किया, आपको आकर के सॉरी बोलना एक महानता वाली चीज़ है। कहते हैं जो समझदार होता है, जो महान होता है, वो झुक सकता है, सॉरी बोल सकता है। मैंने वही आज किया उनके साथ, पड़ोसी के साथ। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई और आप बैठ के अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो ये बहुत अनरीजनेबल चीज़ है, इल लॉजिकल चीज़ है। लॉजिक समझते हैं? 2+2 4, ये होता है लॉजिक। अगर आप ये चाहें कि 2+2 24 हो जाए, ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ये बैठ कर सोच रहे हैं, यार मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो आप यही कह रहे हैं कि 2+2 24 हो जाना चाहिए, कि पास्ट में कोई चीज़ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको हम कवर कर चुके हैं। अब सेकंड चीज़ जो नहीं करते समझदार लोग, मेंटली स्ट्रांग लोग, वो है दे डोंट गिव अवे देयर पावर। आज जब ये प्रॉब्लम चालू हुई हमारे यहाँ सेंटर पे, तो मैं डिस्टर्ब्ड हुआ। डिस्टर्बेंस तो होगी ही भाई, लेकिन तब मैंने अपनी किताब को जानबूझ के पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कल तो कोई वजह नहीं थी मुझे परेशान होने की, आज परेशान होने की वजह है, आज मैं ज़रूर पढ़ूंगा। फिर मैंने पढ़ा, तब तक से थोड़ा पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। तो मुझे लगा नहीं, जिन लोगों की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, मैं उनके बारे में तो नहीं सोचूंगा, मतलब मैं अपनी पावर उनको नहीं दूंगा। तो मैंने एक वीडियो चालू किया, बहुत ही कमाल का वीडियो था, छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो देखा, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ उससे। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बाद में वो बिक गई। एयरसेल नाम की कंपनी थी, एयरटेल नहीं, एयरसेल। उसने 10 साल पहले कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था कि पूरे इंडिया भर में जो आज चल रहा है, लोकल कॉल चलता है, और एक तरह से आप 250-300 रुपये का रिचार्ज करके किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं इंडिया में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ट्रंक कॉल चलता था, एसटीडी चलता था, पता है? नहीं मालूम होगा आपको? जितनी देर बात करोगे उतना पैसा लगता है, प्लस अगर इंडिया से, मतलब आप लखीमपुर से बम्बई फ़ोन करते हो तो 1 मिनट का 20 रुपये लगेगा, 40 रुपये लगेगा। पैसा डालने का नहीं, बिल आता था। हम लोग जाते थे एसटीडी बूथ पे, कमरे होते थे टेलीफोन के, वहाँ पर ख़ास तौर से ट्रंक कॉल आप जाकर के, एक फ़ोन होता था जिसमें एसटीडी फ़ोन कर सकते हैं, मतलब आप लखीमपुर से बाहर फ़ोन कर सकते हैं। उसका चार्ज लगता था इंडिया में 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, डिपेंडिंग कि कितनी दूर, कितना पास है। और वहाँ भी अगर आपको इंडिया से बाहर करना है, जैसे पिताजी दुबई में रहते थे, उसमें तो आपको 1 मिनट का 100 रुपये लगता था। तो पिताजी फ़ोन करते थे, हम फ़ोन करते थे और खाली बोलते थे पापा प्रणाम, तब तक मम्मी छीन लेती थी, क्योंकि मालूम पड़ा 10 सेकंड में प्रणाम करते करते 50 रुपये का बिल आ गया। फिर मम्मी बेचारी फ़ोन करके, हाँ चलो यहाँ सासू माँ परेशान कर रही हैं, बच्चे का फीस नहीं जमा हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं, 1 मिनट के अंदर 100-150 रुपये में बात ख़त्म। ये चलता था। तो इस आदमी ने एयरसेल बनाया था और उसने कहा पूरे इंडिया में कम से कम लोकल कॉल चलनी चाहिए और सस्ते में होना चाहिए। कंपनी बनाई, बिकी भी, और ये बहुत अच्छा दोस्त अभी भी है रतन टाटा जी का। जानते हैं रतन टाटा जी को? कौन? टाटा कंपनी की एक तरह से सबसे बड़े आदमी, चेयरमैन टाटा के। उसमें एक घटना थी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, इस कॉन्टेक्स्ट पे बहुत रेलेवेंट है। डोंट गिव अवे देयर पावर। एकदम जैसे राजा जनक की तरह टाटा ने बिहेव किया। हवाई जहाज़ में जा रहे थे रतन टाटा और ये भी, दोनों, और तब तक से पायलट आया, उसने कहा कि हम लोगों का जो मेन इंजन है हवाई जहाज़ का वो फेल हो गया है। तो उनको उठाया गया
तो ये बोलते हैं अब क्या करें? तो बोलते हैं कि मैंने तुरंत अपने बेटे को ईमेल किया और अपना पासवर्ड उसको दे दिया कि भाई बेटा, अगर मैं नहीं बचा तो रख लो, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ, बचूंगा तो तुम लोगों की शादी ब्याह देख लूँगा, लेकिन नहीं बचा तो कोई बात नहीं। ऐसे करके अपना आखिरी मेल भेज दिया। बोलते हैं मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैंने कहा चलो जब मौत आने वाली है तो आएगी। बोलते हैं ये सब मैंने कर लिया। तो जो इंटरव्यू ले रहा था बोलता है और रतन टाटा जी का क्या रिस्पॉन्स था उस समय, जान जाने वाली है? बोलते हैं वो आदमी आराम से बैठा हुआ है। तो बोलते हैं कुछ कुछ किया उन्होंने? बोलते हैं हाँ, उन्होंने कहा कि जो पायलट हैं उनको अपना काम करने दो, अगर वो कायदे से कर पाएंगे तो जान बचेगी, बात ख़त्म। एकदम शांत, डिस्टर्ब नहीं। यहाँ तक कि हवाई जहाज़ फटने वाला है उसमें भी शांत हैं। तो उन्होंने एक नेचुरल डिज़ास्टर को भी, एक आपदा को, नेचर की आपदा को भी आराम से साधु की तरह एक्सेप्ट कर लिया। राजा जनक ऐसे ही थे, राजा भी थे और साधु भी थे। आज के टॉपिक का नाम रखा है थिंक बिफोर यू रिएक्ट। बहुत मुश्किल काम है ये, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। इससे पहले कि आप रिएक्ट करें, सोचिए। ये ताकत केवल और केवल इंसान को है, लेकिन ये गिफ्ट नहीं है, फ्री गिफ्ट नहीं है। हर एक इंसान के पास अभी है नहीं। ये एक ज़मीन की तरह है जिसमें आप गड्ढा खोद करके कुआं बना सकते हो। थिंक बिफोर यू रिएक्ट, सोचने की ताकत। हम सब सोचते हैं, तुमने मुझे बेइज्जत किया, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है। हम सब सोचते हैं, और ख़ास तौर से अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है तब हम उसको रिएक्ट करते हैं। नेचर में, केमिस्ट्री में कहा जाता है रिएक्शन। दो केमिकल को आप मिक्स कर दो, सल्फ़र को हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर दो तो एक केमिकल बन जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे केमिकल जब आपस में मिलते हैं तो रिएक्ट करते हैं। क्यों कहते हैं रिएक्ट करते हैं? क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो होना होगा वो होगा, आप कुछ कर नहीं सकते। आपने पानी रखा और जैसे ही पानी में चीनी डाला वो घुलेगा ही, आप रोक नहीं सकते। वो नेचर का रिएक्शन है। लेकिन इंसान, आपने मुझे कुछ गाली दिया या मेरी वाइफ ने मुझे कुछ बुरा भला कहा, तो ये ताकत हम डेवलप कर सकते हैं, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। बोलने से पहले थिंक मतलब सोचो। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी काम करने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले सोचो। रेशल brought her 16-year-old daughter to me for a therapy because her daughter refused to listen to her. रेचल ने ऑथर के पास, ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास अपनी बेटी को ले आई, 16 साल की बेटी, क्योंकि वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती थी। No matter what she told her daughter to do, she just wouldn't do it. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी बेटी से क्या बोलने को कर रही है, क्या करने के लिए बोल रही है, वो करती नहीं थी, बात ही नहीं मानती थी। I asked Rachel how she reacted when her daughter refused to follow her direction. तो जो ऑथर हैं बोलती, मैंने पूछा कि जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं मानती है, जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं मानती है तो तुम कैसे रिएक्ट करती हो? आउट ऑफ एक्सैस्परेशन शी टोल्ड मी शी येल्ड एंड आर्ग्यूड विथ हर। बोलती क्या करूं, परेशान हो जाती हूँ, फिर चिल्लाना पड़ता है, बहस हो जाती है हमारी। ईच टाइम हर डॉटर सेड नो, रेशल येल्ड डू इट। हर बार जब अपनी बेटी को कुछ काम बोला और उसने कहा ना, तो ये कहती है करना पड़ेगा तुम्हें, कैसे नहीं करोगी। ये सीन चलता है उनके घर पे। रेशल डिडंट रियलाइज इट बट शी वॉज गिविंग हर डॉटर अ लॉट ऑफ पावर। रेशल को, बेचारी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ताकत दे रही है, अपना ताकत। Every minute that she argued with her daughter was one more minute of her daughter could put off cleaning her room. मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा ये काम कर दे, चाय बना दे या कमरा साफ़ कर दे। वो नहीं कर रही है। मेरा काम है कमरा साफ़ करना, और मैं इसके साथ बहस कर रहा हूँ। जितना देर तक मैं बहस कर रहा हूँ उतना देर तक मेरा कमरा साफ़ नहीं हो रहा है। मैं जाके कमरा साफ़ कर सकता हूँ। रेशल गेव अवे सम ऑफ हर पावर। इंस्टेड of controlling her daughter's behavior, Rachel was giving her daughter power to control her.
इसके बजाय कि वो अपनी बेटी का बिहेवियर कंट्रोल करती, उनकी बेटी इसका बिहेवियर कंट्रोल कर रही थी, वो इनको अपने हिसाब से चला रही थी। इफ समवन सेज समथिंग यू डोंट लाइक एंड यू येल और बिगिन टू आर्ग्यू, you give those words you don't like even more power। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ ऐसी बात कही जो आपको पसंद नहीं है, और उस बात को आपने येल किया, चिल्लाया, आर्ग्यू किया, बहस किया, तो आपने उन शब्दों को और ताकतवर बना दिया। मैंने कहा गरिमा से चाय बनाओ, उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। तो उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, और मैंने कहा कैसे नहीं बनाऊंगी, तो उस नहीं शब्द को मैंने और ताकतवर बना दिया, क्योंकि अब वो चाय बनाने का मुद्दा है ही नहीं, अब वो हमारे और तुम्हारे बीच में कौन ताकतवर है, इस चीज़ का मुद्दा है। मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू थिंक अबाउट हाउ यू वॉन्ट टू बिहेव बिफोर यू रिएक्ट टू अदर पीपल। ऑथर कहती हैं एक कॉन्शियस चॉइस लो, अपने दिमाग में जो तुम्हारी डिज़ायर है उससे थोड़ा पीछे हटो, अभी तुरंत मत चाहो जो चाहते हो, थोड़ा पीछे हटो और सोचो कि तुम थिंक अबाउट हाउ यू वांट टू बिहेव, सोचो तुम कैसे बिहेव करना चाहते हो, इससे पहले कि तुम रिएक्ट करो। हियर आर सम स्ट्रैटेजीज टू हेल्प यू स्टे काम व्हेन यू आर टेम्प्टेड टू रिएक्ट नेगेटिवली। मैं आपको कुछ अभी स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, कुछ तरीके कि मन में रिएक्शन आ रहा है तो उसको आप कैसे रोकें, कंट्रोल करें। 3 तरीके हैं, बहुत ही सिंपल 3 तरीके। सबसे पहला है, गेस करिए क्या होगा, किस तरह से आप अपने आप को और अवेयर कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को कमज़ोर कर सकते हैं। टेक डीप ब्रेथ, लंबी सांस लीजिए। जैसे ही आप लंबी सांस लेते हैं तो जिस इमोशन में आप हैं, जहाँ से रिएक्शन निकल के आ रहा है, वहाँ से आपका स्विच ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं बुद्धि से नहीं, इमोशन से। और जैसे ही आपने सांस ली गहरी, तो इमोशन को जो सुपरफिशियल सांस, फास्ट सांस चल रही थी और उसको प्राण मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा है और आप अलग हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर कॉज फिजिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी। ऑथर बता रही हैं कि जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में रिएक्शंस आते हैं। एंड इंक्रीज रेट ऑफ ब्रेथ एंड एलिवेटेड हार्ट रेट, स्वेटिंग टू नेम अ फ्यू। तो जब हम गुस्से में होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाता है, और जैसे ही हमारी ब्रीदिंग बढ़ती है उसके साथ साथ क्या बढ़ता है? हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। 1 मिनट में आपके दिल कितना धड़कती है? 72। कौन कौन से सिचुएशन में वो बढ़ जाती है? डर, गुस्सा, खुशी में भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, बुखार, जब आप दौड़ते भागते हैं तब बढ़ती है, और जब बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि मरीज़ ऑलमोस्ट मरने के कगार पे होता है, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट। अभी वो बच्ची जब हॉस्पिटल में भर्ती थी तो उसका हार्ट रेट मॉनिटर किया जा रहा था 1-1 सेकेंड पे। अच्छा, हार्ट अटैक में हार्ट रेट बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके गर्भ में बच्चे होते हैं, और गर्भ में बच्चे का डिलीवरी से पहले हार्ट रेट होना चाहिए 120, 130, 140। अगर 100 के नीचे है, 70, 80, 90 गर्भ में माँ के बच्चे जो होता है, तो उसका मतलब बच्चे का बहुत कम चांसेस है कि बचेगा वो। तो एक तरफ आपकी सांस बढ़ी और उसी के साथ साथ आपका हार्ट रेट बढ़ा। हार्ट रेट बढ़ता है तो और क्या चीज़ होती है हमारी बॉडी में? खूब जोर से आपकी हार्ट रेट बढ़ गई तो और क्या होगा बॉडी में? पसीना होगा। एक सेंसेशन होती है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। आपको अपनी हार्ट रेट फील होती है, धक 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 धक, दौड़ते हैं तो फील होती है ना। टेकिंग स्लो डीप ब्रेथ कैन रिलैक्स योर मसल्स एंड डिक्रीज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो अगर आप धीमे धीमे गहरी सांस लेते हैं तो आपके मसल्स, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती, मतलब रिलैक्स हो जाती हैं, और आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये जो पूरी की पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, वो कम हो जाती है।
विच इन टर्न कैन डिक्रीज योर इमोशनल रिएक्टिविटी। और इस तरह से इमोशंस को जो ताकत मिल रही थी वो कम हो जाती है। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। पेट में भूख लगी है, खाना डालो। प्यास लगी है, पानी डालो। बहुत ज़ोरों से इमोशनल रिएक्शन आ रहा है, सांस गहरी कर लो। बशर्ते आपको याद आना चाहिए, हम लोग को याद नहीं आता। तो पहला तो ये तरीका है। दूसरा, एक्सक्यूज़ योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में हैं उससे अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लो। बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, कहीं किसी को जाना होता है तो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आ रहा हूँ। तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से एक्सक्यूज़ कर लीजिए, कुछ देर के लिए हटा लीजिए। द मोर इमोशनल यू फील, लेस रैशनल यू थिंक। एकदम सही बात है। जितना आप इमोशनल होते हैं उतना ही कम रैशनल होते हैं। ये रैशनल क्या होता है? इस ब्रह्मांड में अदृश्य रूप से शक्तियां हैं। एक शक्ति है सत्व गुण की, जहां पर हर चीज का रिलेशनशिप मालूम पड़ेगा आपको, कैसे चलती है, कैसे नेचर काम करता है, वो सत्व गुण है। दूसरा तरफ ये शरीर कैसे चीज़ों को एंजॉय कर सकता है, वो रजस गुण है। और तीसरा, इस दुनिया में चीज़ें कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं, बर्बादी होती हैं, वो कौन सा गुण है? तमस गुण। 3 भगवान हैं दुनिया में। कौन कौन से 3 मेन भगवान हिंदुओं के? कृष्ण, शिव और ब्रह्म। विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो चीज़ें कैसे चलती हैं, चीज़ें कैसे बर्बाद होती हैं, और चीज़ें कैसे, वो तो ब्रह्मा क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से समझिए। एक है आपकी सत्व गुण, जो आपको बताता है हर चीज़ के बारे में सही सही। अगर वो काम कर रहा है तो आपसे गलतियाँ कम 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 होती जाती हैं। जब आपका इमोशन काम करता है, रजस गुण काम करता है, तो आप केवल ये जानते हैं कि किस चीज़ से मेरा अपना पर्सनल फ़ायदा होगा, चाहे दुनिया भाड़ में गई। शंकर जी, महेश शंकर भगवान को बोलते हैं। और तीसरा, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है दुनिया का। अगर आपके घर में कचरा है, आप उसको फेंकते हैं तो धीमे धीमे कचरा मिट्टी बन जाता है। एक डिलीट का एक प्रोसेस होता है, चीज़ें ख़त्म होती हैं। उसको भी भगवान कहा गया इंडिया में, खाली इंडिया में उसको माना गया है। बाहर इस तरह के 3 भगवान नहीं, और ख़ासतौर से डेथ को, डिस्ट्रक्शन को तो कोई भगवान नहीं मानता दूसरे देशों में, केवल इंडिया में मानते हैं लोग। बड़ी खूबसूरती थी ये। जितना ज़्यादा आप इमोशनल होंगे उतना ही कम आप समझदार होंगे। लर्न टू रिकॉग्नाइज योर पर्सनल वार्निंग साइंस ऑफ एंगर। मुझे तो लगता है जैसे कि जब मैंने पहली बार ज़ेनोगा पढ़ा तो मुझे अचानक से ब्रेन में कोई ऑटोमेटिक बटन मालूम पड़ गया, और उस बटन को मुझे दबाना नहीं पड़ता। जैसे ही गुस्सा आता है वो अपने आप दिमाग में बटन एक्टिवेट हो जाता है। कह रहे हैं लर्न टू रिकॉग्नाइज योर पर्सनल वार्निंग साइंस ऑफ एंगर। जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो बॉडी में एक वार्निंग साइन होता है, उसको पहचानिए। सच एज शेकिंग और फीलिंग फ्लश्ड। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, जब गुस्सा आता है तो खुद को देखो कि क्या चल रहा है। हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है। तो हो सकता है आपको विचार नहीं पकड़ में आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये आदमी ने मेरे साथ गलत काम किया है। अभी मैंने किसी से बात करा था तो उन्होंने अपने किसी सो कॉल्ड दुश्मन के बारे में कहा, अरे वो तो 2 बड़ी मोटी मोटी गाली दी, और पक्का है कि उस गाली के समय उनका हार्ट रेट बढ़ गया होगा, और वो पूजा कर रहे हैं भाई साहब, लंबी पूजा कर रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति कहा करते थे, आप थॉट्स को नहीं देख पा रहे हैं तो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को देखिए, पहचानिए, एंड रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन बिफोर यू लूज योर कंट्रोल। और इससे पहले कि आप अपना कंट्रोल छोड़ दें, आप उस जगह से हट जाइए। दिस मे मीन सेइंग आई एम नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, और इट मे मीन वॉकिंग अवे। इसके 2 मतलब होते हैं। लोग मानेंगे कि आप हार गए, लेकिन आप अपने आप को कह रहे हैं नहीं, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता, अभी मैं जा रहा हूं, जब मैं बात करने की पोजीशन में रहूंगा तब आऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला इरैशनल है कि नहीं। मैंने कहा ना, सत्व गुण में आप किसी के साथ भी समझदार हो जाएंगे, सबके साथ। कृष्ण
दुर्योधन के साथ भी उनको क्या करना है वो जानते हैं, गुस्से में नहीं कर रहे थे वो। तो दूसरा तरीका क्या है? एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। अपने आप को उस परिस्थिति से थोड़ा अलग कर लो, लेकिन उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा, अपनी बॉडी को देखना पड़ेगा। इसलिए जब मुझे उस दिन जब मैंने उनको नाराज़ हुआ था अपने पड़ोसी को, अगले दिन तक मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। तब मैंने क्या किया, जा कर के जो मेरा आई सेंटर बोल रहा था वो किया। आज भी मैंने यही किया। मेरा आई सेंटर बोल रहा था आखिर ये आदमी मुझसे कुछ कहना चाहता है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कौन कौन से ऑफिस जा रहा है, वहाँ से चिट्ठी भिजवा रहा है, नोटिस भिजवा रहा है, मुझसे जो बोलना चाहता है वही बोल दे। और वही हुआ। जब मैं पहुँचा उनके पास, बोलते डॉक्टर साहब आपकी गलती है, आप कभी हमारे पास आए नहीं। तो मैं वहाँ पर सुनने गया था। मेरे इमोशंस तो निकल के आ रहे थे। मैडम बोल रही थी तुम बड़े समझदार हो। हाँ, उस समय समझदार था मैं। उस समय मेरे इमोशंस काम नहीं कर रहे थे। मैं गुस्से में नहीं था, फ्रस्ट्रेशन में नहीं था, मैं डर में भी नहीं था। तो दूसरा तरीका क्या है? उस इमोशनल परिस्थिति को जिसमें आप परेशान हैं, उससे अपने आप को कुछ देर के लिए अलग कर दो। बॉडी भी ये करती है। जीभ में छाला है, कुछ देर के लिए खाना नहीं खाना चाहते आप। पेट में दर्द है तो भूख नहीं लगती है। पैर में दर्द है, चोट लग गई है तो आप आराम करना चाहते हैं। हड्डी टूट गई है तो आप चलना ही नहीं चाहते। दर्द बताती है अभी कुछ देर आराम करो। तो जब आपके मन में कोई डिस्टर्बेंस है, रिएक्शन है, उस समय आप वहाँ से हट जाओ। तीसरा तरीका है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। ये नॉर्मली हम लोग हमेशा करते हैं। हम हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड मतलब ये कह रहे हैं कि जिस समय आप परेशान हैं जिस चीज़ से, वहाँ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। डोंट ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम और एड्रेसिंग एन इशू विद समवन व्हेन यू आर फीलिंग ओवरली इमोशनल। कह रहे हैं जिस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, उस समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की भी कोशिश मत करिए। इंस्टेड डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद एन एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रीडिंग टू हेल्प यू काम डाउन। इसके बजाय आप कुछ वॉक कर लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, जैसे मैंने आज किया। जब मैंने ऑन किया, वो रतन टाटा जी का वो जो इंटरव्यू था जिसमें रतन टाटा जी की बात हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर साहब को बिठाया। मैंने कहा सुनो। और उस समय अचानक से सुनते सुनते वो माइनस इमोशन से हम प्लस इमोशन में आ गए कि देखो इतना महान आदमी है, वो इस तरह का रिएक्ट करता है, तो हमारा माइंड कहेगा हाँ यार ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। Getting your mind off what's bothering you even for a minute can help you calm down so you can think more rationally. अगर आप एक मिनट के लिए भी अगर वहाँ से हट गए, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले आम काट रहे थे, फ्रिज में से आम निकाला, एकदम बर्फ़ की तरह जमा हुआ था। अब उसको छीलने में हाथ काँप रहा था, ठंडी में जम रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, उसको उसमें काटूँ, फिर पानी में हाथ डालूँ, फिर काटूँ, फिर पानी में हाथ डालूँ। तो एक सेकेंड के लिए भी पानी में हाथ डाला तो बच गया। मैं था यूक्रेन में था, वहाँ पर एक बच्चा ऐसे ही कैजुअल हो गया, कुछ सामान वामान लाना था उसको घर का। वहाँ बर्फीला मौसम होता है, जिस समय यहाँ पर सर्दी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़ गिरता है, मोटा मोटा बर्फ़। तो ऐसे ही चप्पल थोड़ा सा हीरो टाइप का होगा, चप्पल पहन के चला गया बगल में, घर के बाहर निकला और वहाँ से सामान लाने के लिए। उसके पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया, मतलब पैर सड़ गए, सर्दी से पैर खराब हो गए। कुछ सेकंड के लिए भी अगर आपको राहत मिल जाए ठंडी से, तो बॉडी फिर उसको नॉर्मल कर देती है। कुछ सेकंड के लिए आप अपने डिस्टर्ब स्टेट से बाहर निकल जाएं, तो भी आपके कंट्रोल आपके हाथ में आता है। ये चैप्टर का नाम है डोंट गिव अवे योर पावर। समझदार लोग अपनी पावर दूसरों को नहीं देते हैं। तो उसके लिए 3 तरीके हैं। लंबी लंबी सांस लेना, अपने आप को उस परिस्थिति से कुछ देर के लिए एक्सक्यूज़ करना और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना। फिर वापस आइएगा, लेकिन पहले ये कर लीजिए, ठीक है? बस।